सास, बहू और ताबीज। सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेला करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह, आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा, तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे ये ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है, अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा,
मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसा ही करूंगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर, अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया, आप? हाँ भाभी,
आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सास के बेमतलब ताने। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो? सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना। ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, यह ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगे ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे अरे रे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ। पर माँ जी इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई हेल्प, कोई हेल्प। कितनी बड़ी बात बोल गई बहू। कोई हेल्प ना जी ना, वो भी सास। सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती हैं। जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जा जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को। अरे बहू कहाँ चली गई? मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे क्या करूं? बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना। जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती, बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज। क्या हो गया चिंटू, क्यों रो रहा है? मैं कल कितना कहा था आपसे कि पढ़ा दो, लेकिन आपको तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए कितने कम नंबर आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं है ना। वाह बहू वाह, मेरे टाइम पर तो हमारे बच्चे के कम नंबर फेल ही कहलाते थे। ना पढ़ाती हो ना घर का काम करती हो। हमारे टाइम पर तो। सास की इस बात पर इस बार बहू का पारा हाई हो जाता है। वो सोच लेती है कि अब तो वो पति से बात करके ही रहेगी। अगले दिन। माँ जी सारी सफाई हो गई, मेरी कमर टूट रही है, मैं जरा सोने जा रही हूँ। सोना? अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रुक अभी। देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर।
मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता कर दी है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे, हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज़, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी। फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी। हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं। तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट की बात से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो, माँ जो करती है करती रहो। माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है। बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। एक इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का। कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बन। कैसे कहे कि उनके टाइम पर। बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी? ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती है, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी। मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है। नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना? बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा दीदी, बाय। समधी की शादी। इस कहानी की हीरोइन गंगा है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो भी हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे और कैसे कैसी बातें बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये शादी कर रहा है। ऊपर से नव्या क्या सोचेगी मेरे बारे में?
कि माँ को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से नव्या को कोई परेशानी होगी। उल्टा उसे खुशी मिलेगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पिता का कोई ख्याल रखने वाला है। क्यों नव्या, सच कहा ना? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया। रही लोगों की बात, तो लोग तो कभी किसी की खुशी देखकर खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग खुश रहेंगे तब भी वे बातें बनाएंगे, और अगर आप दुखी भी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समधी जी कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेते हैं कि बच्ची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही हैं। जब मेरी प्यारी बिटिया नव्या और उसके ससुराल वालों को मेरी इस उम्र में दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं, तो परेशानी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवाती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ से मिलने आती है। मेरा बच्चा इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। तेरे फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ है? उनसे बोल दीजिए। आप मेरे ही पास बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए? तभी नई माँ घर में आती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अच्छा, तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई हुई है, आती होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं, और आपको ही बनाकर खिलाना था तो क्या करे, छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीजों को देखती है। इनको घर में आए हुए थोड़े दिन नहीं हुए और ये घूमने भी जाने लगी है, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर को तो बड़ा सजा कर संवार कर रखा है। चलो, ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ कर का शौक भी है। इतने में नई माँ घर में आती है। अरे नव्या बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटी? बेटी? हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो ही गई हूँ, ना चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना आप? नव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हो पाया तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को यूं घर पे अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका ये परिवार ज्यादा जरूरी है या आपकी दोस्त? देखिए, ये ठीक नहीं है। इतने में पिता आ जाते हैं। अच्छा, तुम आ गए। आओ, चलो तीनों मिलकर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती, अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ बहू के इस बर्ताव से परेशान होकर उसकी सास को बताती है। देखिए माना, वो बेटी है, लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम, सास सा व्यवहार ज्यादा करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान ना हो, मैं बहू से बात करती हूँ। तभी थोड़ी ही देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? अब माँ जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, और माँ जी अभी तो 7 बज रहे हैं। अरे इतना लेट कोई घर आने का टाइम है? आज के बाद 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ कर रही होती है। न जाने माँ जी को क्या हो गया है। मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है। सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू, मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज्जा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की।
ठीक है माँ, मैं बना दिया करूँगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी, आपको हुआ क्या है? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, तो ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसे नहीं बोल सकती। समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखाकर कभी डांटती तो कभी ताने मारती, पर बहू बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू ये क्या बेफिजूल खर्चा करती रहती है? परसों ही तुमने अपने लिए एक साड़ी ली थी और आज फिर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर होते हैं कि जब मन करा तोड़कर सामान ले लिया करा? हैं? वो माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अच्छी लगी तो ले आई? यहाँ मेरा बेटा अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है और तुम उसी पैसे को बर्बाद करने में बर्ताव करती है। सास के मेहमान। सिमर की सास की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीती, लेकिन जब बेटा कमाने लायक हुआ तो उसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ, इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? गृह प्रवेश है सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही था ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने तो सारा आजीवन घर नहीं बनाया, ये सोचकर कि पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा, घर जैसी खुशी में मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन काटा। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, उनकी बेटियाँ, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने उनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली है। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं, इन लोगों को तो बुलाना ही है। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? माँ लेकिन वो नीलम आंटी को तो मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी। उनका पति और बेटा खाते कितना है। और नहीं तो क्या, शादी में भी 2000 रुपए वाली प्लेट में दनादन खा रहे थे। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ के तो चोचले ही अलग है, न जाने लोगों को क्या बताना चाहती हैं। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि रिश्तेदार। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किसी से जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है। वैसे बात करता हूँ उनसे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई। कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई हैं। बहू है ना, नौकरानी जैसी, कर लेगी काम। बड़बड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को उनकी अलमारी में रखती है कि तभी उसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। अरे ये क्या है? बहू एल्बम देखती है जहाँ नीलम आंटी और सास के साथ छोटा सा उसका सुमन खड़ा होता है। इनके बचपन की फोटो। वो सारी फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता न कर, सुमन की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जग जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? बहू बात घुमा देती है। माँ जी, वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ। कितनी सुंदर लग रही है ना आंटी? हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है, तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। जब बेटा होने वाला था तब नीलम आंटी और अरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही तो अंकल भाग भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे। रिश्तेदार तो आए थे मुंडन में 10 दिनों के बाद। बहू सुनकर खुश होती है। तभी नजर खत पर पड़ती है। माँ, ये किरण आंटी को आपने पैसे वापस कर दिए? हाँ, वो भी समझ कैसे कैसे किए मैं ही जानती हूँ। सुमन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो। कई लोग बर्तन धोने के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिए। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी के कारण ही ना? हाँ बहू, ऐसे ऐसे पड़ोसी हुआ करते थे जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से भरे थे। फिर सास का बोलने का रुख तीखा हो जाता है।
और फिर भी देख, सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा है। माँ, मैं बात करती हूँ, ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं, हम लोगों के साथ रुकेंगे भी घर में, रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का न्योता दे आते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में गृह प्रवेश होता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है? बड़ा कमरा देना हम लोगों को, खुला खुला। सुमन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे, कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमन, परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो उन लोगों का सामान, हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा कमरा कहाँ है? सुमन, जरा सामान कमरे में तो रखवा दो। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। अरे बबली दीदी कैसी बात कर रही है? चलिए मैं साफ किए देती हूँ कमरा। वहीं मामी जी भी आ जाती हैं। अरे सुमन दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या? मायके की कोई परवाह नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मामा दो ही तो लोग हैं। तो मामी तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है। इतना बोलने वाली बहुएं भी होती है क्या? अरे रहने दो, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करें। दोनों सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सुमन की तरह ही तो हूँ, आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। ओ हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपकी रही गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। तभी अरुण वहाँ आ जाता है, जो नीलम का पति है। अरे अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सारे छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं और मामा मामी बड़े कमरे में। बहू चाची के कमरे से बाहर निकल रही होती है कि देखो कैसे बड़ा मकान बनाकर इतरा रही है। अरे जब हम लोगों ने कहा था कि घर बनवा लो, तब तो लड़के को पढ़ाने की पड़ी थी। इतना पैसा रखी थी, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, तब बात मानी होती तो सस्ते में मकान बन जाता। बहू आगे जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में बात कर रही थी। मानना पड़ेगा सुमन को, बहुत ही समझदारी के साथ चली, बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया, नहीं तो आजकल के रिश्तेदार। अरे सुमन के लिए तो हम हमेशा ही खड़े हैं। बहू तभी मामी के पास जाती है जहाँ वो मामा से कह रही होती है, बस अब आ गए इसके घर, अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को, सुमन भी ना किसी काम की नहीं है। बहू सभी को देख समझ रही थी, रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार। वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है। सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो, मैंने कहा ना मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी, सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी, शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं, सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी मेरी बात तो सुनो यार, मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो,
मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं रोज़ रोज़ इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज़ हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसे ही बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई? मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है कुछ मांग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए, 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान,
मम्मी जी को क्या हो गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह। अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मैं तो डर ही गई थी, मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी, ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये, जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन? तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना? हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है।
और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू? अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है।